ब्रोकर्स बोले खास पेशकश हमारी। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय हो या घरेलू, तमाम दिग्गज ब्रोकर्स क्या रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, किस पर बाय सेल कॉल दे रहे हैं और उन रिपोर्ट्स में से कौन सी रिपोर्ट्स आपके काम की हैं, इन तमाम रिपोर्ट्स को खंगालना, उन्हें पढ़ना और फिर आपके लिए कुछ चुनिंदा शेयर लेकर के आना, ये काम करते हैं हमारे सहयोगी हर्ष जो है सुवा। हर्ष, बताइए आज शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी दिग्गज कंपनियां, नतीजों वाली कंपनियां लेकर के आए हैं आज आप। जी, तो सबसे पहले सर हम लोग एक बैंक से शुरुआत करते हैं, आरबीएल बैंक की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आरबीएल बैंक की अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 220 का टारगेट दिया है, स्टॉक में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए इनका कहना है कि स्टॉक अभी जो है फिलहाल एक्सपेंसिव नहीं दिख रहा है उनको। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि जो ग्रोथ मोमेंटम है, बिजनेस मोमेंटम है, वो एक अच्छा लग रहा है, स्थिति इंप्रूवमेंट हो रही है उसमें और आगे भी जारी देखने को मिल सकती है इंप्रूवमेंट। इसके साथ ही स्लिपेज की बात करी, इन्होंने कहा कि जो चालू वित्त वर्ष चल रहा है उसकी दूसरी तिमाही के बाद स्लिपेज की जो स्थिति है वो बेहतर होती दिखेगी। साथ ही यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि जो गाइडेंस की बात करी है यहाँ पे FY27 के एस्टिमेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो गाइडेंस है लोन ग्रोथ को लेकर वो 16 से 17% के आसपास रह सकती है। जो नेट एनपी है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, यहाँ पर ब्रोकरेज का कहना है। और अर्निंग पर शेयर जो एस्टिमेट है वित्त वर्ष 26 के लिए 27 के लिए 12% तय किया गया है। और रिटेल कम यहाँ पे एसएमई जो सेक्टर है, सेगमेंट है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी जो है वो पॉजिटिव दिख रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स के लिए उनको लगता है कि 220 के टारगेट उन्होंने चुने। ठीक, ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई आरबीएल बैंक को लेकर के 220 तक के टारगेट जो है मोतीलाल ओसवाल का मानना है देखने को मिल सकते हैं। सर, आरबीएल बैंक कैसा लग रहा है? हालांकि आज 6.5% ऊपर है, तो यहाँ से तो ज़्यादा अपसाइड नहीं है मोतीलाल ओसवाल के टारगेट से। आपकी राय क्या रहेगी सर? तो अपसाइड लिमिटेड है, मुझे भी टेक्निकली ज्यादा अपसाइड यहाँ से लग नहीं रहा है, बट ये एक फोकस मैंने किया है कि मार्च के जो नंबर्स आए थे उसमें एनपीएस में अच्छा रिड्यूस हो चुका है, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा पॉजिटिविटी है ऐसे बैंकों के लिए। तो ओवरऑल होल्डिंग होना चाहिए, नथिंग बिग इन टर्म्स ऑफ अपसाइड टारगेट। बट अगर ये स्टॉक क्लोज होता है 211 के आसपास कोई भी रीजन से, तो मुझे लगता है कि वहां से 220 और 228 ये टारगेट लेके आ सकते हैं। बट अगर उसके लिए 205 210 का एक ट्रेडिंग क्लोजिंग चाहिए अपने को वीकेंड पे। जी, तो ये राय आरबीएल बैंक को लेकर के निकल के आती हुई। और अब अगली कंपनी के लिए चलते हैं, काफ़ी दिग्गज कंपनी जो है अगली हर्ष लेकर के आए हैं। हर्ष, बताइए। बिल्कुल सर, तमाम निवेशकों के चेहरे पे मुस्कुराहट भी होगी इस कंपनी का नाम सुनते ही। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं और स्टॉक ना सिर्फ स्टॉक में एक बम्पर तेजी, पूरे बाजार को इन्होंने सपोर्ट दे रखा है। यहाँ पर नुवामा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 1708 रुपये का टारगेट दिया है, काफ़ी बुलिश टारगेट दिया है इन्होंने। अब इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स कहे हैं वो हम लोग बताते हैं। सबसे पहले इनका कहना है कि जो अभी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी फेवरेबल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इनका कहना है कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस में ज़रूर दबाव देखने को मिला है, लेकिन जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर है। ऑयल टू गैस बिजनेस जो है वो काफ़ी स्थिति मजबूत दिख रही है। रिटेल के जो नंबर्स आए हैं वो इन लाइन रहे हैं। इसके साथ ही इनका कहना है जो जियो के नंबर्स हैं वो भी ठीक ठाक रहे हैं। 3 बड़े कारण बताए यहाँ पे नुवामा ने, जो आगे भी इनमें जो स्टॉक में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। पहला इन्होंने कहा है जो न्यू एनर्जी बिजनेस ट्रांजिशन है उसमें एक अच्छी ग्रोथ आगे के लिए संभावना जताई जा रही है। दूसरी बात इन्होंने की कि आने वाले दिनों में तमाम टेलीकॉम कंपनियां जो है टैरिफ हाइक करेंगी, तो जियो भी करता हुआ दिखेगा, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा यहाँ पर। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि जो पोटेंशियल है यहाँ पर अभी जियो को लेकर आईपीओ लेकर आ रही है, तो उसमें क्या है वैल्यू अनलॉकिंग का मौका मिलेगा और निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है और साथ ही जो जियो स्टार OTT प्लेटफॉर्म है, इनमें भी आने वाले दिनों में और अभी भी जो है स्मूथनेस देखने को मिलेगी, आने वाले दिनों में भी एक अच्छी ग्रोथ बनी रह सकती है। ठीक, तो ये बात जो है रिलायंस को लेकर के निकल के आते हैं। आज बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है रिलायंस को लेकर के आई है, जेफरीज हो, बाकी जगहों पर हैं, 1600 से लेकर के 1630 और तमाम तरह के टारगेट निकल के आए हैं अलग अलग कंपनियों की तरफ से। लेकिन 1350 के आसपास का भाव अभी और 1700 के टारगेट जो है यहाँ पर नुवामा की तरफ से निकल के आते हुए। सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करते हैं, तो एक बार फिर से आपकी राय जानना चाहेंगे यहाँ पर अभी करंट लेवल पे कैसे देख रहे हैं और जो लोग फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं क्या उनके लिए ये लेवल सही है? सर, जिस तरीके से Q4 अर्निंग्स हमने देखा था, आज न्यूट्रल टू पॉजिटिव के हिसाब से मुझे ट्रेड कर रहा है, बट एबिटा मार्जिन में भी प्रेशर था, ग्रॉस मार्जिन में भी प्रेशर था, बट वैल्यू टर्म्स में अच्छा खासा उसमें बेटर देन स्ट्रीट एस्टिमेट्स के नंबर्स आए हुए हैं। टेक्निकली मुझे लगता है एक 1375 का एक मुझे क्लोजिंग चाहिए। अगर वो क्लोजिंग आता है तो शायद वहां से अच्छा मोमेंटम आ सकता है और टारगेट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1400। अपसाइड इज वेरी लिमिटेड फ्रॉम द करंट लेवल,
फ्रेश पोजीशन तो मैं एडवाइज नहीं करूंगा, बट किसी ने ऑलरेडी ले चुके हैं तो 1375 1400 का टारगेट मान के बैठना चाहिए। ठीक, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज पे व्यू निकल के आता हुआ। अगली कंपनी के लिए दोबारा चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली कंपनी बताइए। IDFC फर्स्ट बैंक अगली कंपनी है हमारे पास, और यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, इक्वल वेट की सलाह दी है और यहाँ पे 65 के टारगेट दिए, पहले टारगेट घटा दिए हैं और अभी जो स्टॉक है वो 65 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। अब इनका क्या कहना है, देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो है वो थोड़ा ठंडा दिख रहा है यहाँ पर, और कोर प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो वीक दिख रहा है। बेसिकली डेट को जो सेटल किए बिना, यहाँ पर अकाउंटिंग में डाले बिना, यहाँ पर जो ऑपरेटिंग ऑपरेशंस होते हैं उनसे इनकम को यहाँ पे कहा जाता है बेसिकली प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसमें जो है वीकनेस देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह जो है नेट इंटरेस्ट इनकम बताई जा रही है यहाँ पर। साथ ही इनका कहना है कि टॉप लाइन ग्रोथ में भी धीमापन देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे दबाव देखने को मिल सकता है आने वाले क्वार्टर में। साथ ही EPS जो है, अर्निंग पर शेयर जो टारगेट्स है वो घटा दिए गए हैं, और रिटर्न ऑन एसेट के अगर मोर्चे पे बात की जाए तो इनका मानना है यहाँ पे ब्रोकरेज का कि FY27 में ये रीबाउंड करता हुआ दिख सकता है। सर, ये बहुत लंबे समय से मतलब लोगों को परेशान किया इस शेयर ने। लगा कि मर्जर हो जाएगी तब चीज़ें बेहतर होंगी, मर्जर हुए टाइम हो गया। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी IDFC बैंक को लेकर के? हालांकि आज सुबह जो दबाव था उससे रिकवर तो हो गया है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ओवरऑल आपका व्यू क्या है IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर? तो जब कंपनी और बैंक्स में मर्जर होती है तो मुझे लगता है कि मर्जर होने के 1 साल तक उसके अंदर बहुत सारे टीथिंग प्रॉब्लम्स आते हैं। मर्जर होने के जो नेगेटिविटीज है वो शायद बुक्स में एडजस्ट होने तक टाइम लग जाता है। मुझे लगता है कि वही एक रेंज में फंसा हुआ है IDFC फर्स्ट बैंक। स्टॉक कोई भी कारण से अगर 60 के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता हूँ, बट टाइम बिंग तो आई एम नॉट सो अग्रेसिवली पॉजिटिव। आज शायद स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट और नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है, डिस्पाइट कल का जो रिजल्ट थे वो खराब ही थे। अगर कोई भी रीजन से 60 के आसपास आता है तो मैं वहाँ पे पॉजिटिव हो सकता हूँ टेक्निकली, बट फंडामेंटली मुझे अगर एक स्टॉक जो रिसेंट लो था 55 और 56 अगर वो लेवल के आसपास आता है तो मैं एग्रेसिवली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हो सकता हूँ। ठीक, चलिए तो अब चलते हैं आज के आखिरी शेयर के ऊपर। चलिए हर्ष, बताइए आखिरी कंपनी कौन सी है? आखिरी कंपनी मारुति की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो रिपोर्ट है नुवामा की आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 13,400 का टारगेट दिया। हालांकि यहाँ पे जो टारगेट्स थे उसको घटा दिया गया है, और अब इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि जो रेवेन्यू है वो 6% की बढ़ोतरी रही है, जो कि जो उम्मीद की जा रही थी उसके हिसाब से है, इनलाइन है। कंपनी का जो एबिटा है वो नीचे आया है, लेकिन इसके पीछे की वजह जो है यहाँ पर ये साफ तौर पर बताई जा रही है, ग्रीनफील्ड हो गया एक, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, और तीसरी चीज़ हो गई डिजिटलाइजेशन। तो इन सब पे जो कॉस्ट जो है निवेश करते हुए जो कॉस्ट बढ़ती हुई दिखी, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर एबिटा पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये ब्रोकरेज का कहना है कि विटारा की बात करें आप, और न्यू आइस SUV जो नई सेगमेंट में कार जो आ रही है यहाँ पर, उससे साफ तौर पे फ़ायदा मिलेगा कंपनी की ग्रोथ को, और खासकर CNG सेगमेंट में ग्रोथ जारी रहेगी। एक्सपोर्ट जो है वो मजबूत बना रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में भी, और हायर कॉस्ट के चलते थोड़ी सी इन्होंने एबिटा में कटौती करी है। चलिए, तो मारुति 13,400 तक के टारगेट यहाँ पर निकल के आए हैं नुवामा की तरफ से। अभी 11,729 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर, मारुति को कैसे देख रहे हैं आप? वेरी पॉजिटिव सर। मैं एक्चुअली CNG के जो सेगमेंट में बहुत अग्रेसिवली पॉजिटिव हूँ मारुति के ऊपर, और जो हाइब्रिड मॉडल्स उन्होंने जो ग्रैंड विटारा निकाला है वो भी मुझे लगता है कि एक गेम चेंजिंग प्रोडक्ट रहेगा मारुति के लिए। और मार्केट में आज की तारीख में कोई बड़ा ऐसे कोई हाइब्रिड मॉडल और जो प्राइस फैक्टर है 25 लाख के आसपास, उसमें कोई हाइब्रिड मॉडल अभी है नहीं है, और वो भी लिस्टेड कंपनीज के अंदर। तो यही एक डिफरेंशिएट करता है CNG और हाइब्रिड मॉडल टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहाँ पे मारुति बहुत अग्रेसिवली सेल्स कर रहा है, और वहाँ पे मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग हैंड है, वो जो मार्केट शेयर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई एम वेरी मच पॉजिटिव ऑन द स्टॉक ऑन ए मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है कि जो 13,000 या 14,000 के बीच में मुझे लगता है कि साल भर के अंदर इसमें एक ट्रेड होना चाहिए, और ओवरऑल एवरी डिप शुड बी बॉट। 11,000 के आसपास मिलता है तो इट्स बेस्ट लेवल टू अक्युमुलेट द स्टॉक। ठीक, चलिए तो ये राय निकल के आती हुई। हर्ष, शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये तमाम अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल इसी के साथ ब्रोकर बोले को करते हैं समाप्त।